बच्चों, नागरिक शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। नागरिक शास्त्र का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो है संघवाद। नागरिक शास्त्र, ठीक। कक्षा 10, पाठ का नाम है संघवाद। संघवाद का मतलब देश विभिन्न राज्यों के एक समूह के द्वारा निर्मित हो और वह देश एक केंद्रीय सत्ता के माध्यम से सभी को अधिकारों का वितरण कर दे और वो सभी राज्य अपने अपने अधिकारों के अनुरूप कानून व्यवस्था को संचालित करें, विधि निर्माण करें, अपनी स्थिति के अनुसार अपने जनता की भलाई का कार्य करें। ये सारे कार्य राज्यों को सौंप दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्रों में। हमें पढ़ना है आज भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हमको मिल रहा है वो है विकेंद्रीकरण। पहला है सत्ता, दूसरा है का विकेंद्रीकरण, ठीक। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का मतलब आप लोग समझते हैं शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था या सामान्य शब्दों में सरकार कह सकते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब इसको हटा दिया जाए तो बचा केंद्रीकरण, मतलब एक जगह केंद्रित। ये हो गया विकेंद्रित, मतलब एक जगह पर केंद्रित नहीं। विकेंद्रीकरण का मतलब हुआ कि एक जगह पर केंद्रित नहीं, यानी इसका मतलब क्या है, विभिन्न स्तरों पर विभाजित या फिर बटा हुआ। अब अगर हम आगे देखें कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को, विधानसभा को, इनको सबको या स्थानीय निकाय को अधिकार दे देती है तो थोड़ा समझने में मुश्किल होगी, समझने में दिक्कत होगी, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम भारत में शासन व्यवस्था का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, उसको देख लेते। तो सबसे पहले संसद, ठीक। सबसे पहले संसद। संसद किससे बनती है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा, ठीक, ये आते हैं। संसद के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। राष्ट्रपति भाई आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति एक व्यक्ति होता है। मुसीबत यहाँ होती है कि राज्यसभा और लोकसभा क्या है। हालांकि मुसीबत की बात ये भी नहीं है, समझने की बात है। तो जो संसद होती है, संसद को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। वहां पर जो भी होता है उसको, जिसके जो सदस्य कुल होते हैं वो दो स्वरूपों में होते हैं। इसके एक भाग को उच्च सदन और दूसरे भाग को निम्न सदन, ठीक, कहा जाता है। ये जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है और ये जो लोकसभा है वो निम्न सदन है, ठीक। यहां तक स्पष्ट हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं? भारत में राज्यसभा है, लोकसभा है, ये दोनों केंद्रीय स्तर पर है। उसके बाद ये केंद्र में, उसके बाद हम लोग राज्य में आते हैं। राज्य में क्या देखेंगे हम? विधान परिषद व विधानसभा, विधान परिषद व विधानसभा, ठीक। दो हो गई।
अब राज्यसभा देख लेते हैं, ये उच्च सदन है। इसमें अधिकतम संख्या 250 हो सकती है सदस्यों की। भारत में राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में 245 है। इन 245 में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत का मतलब किसी विशेषता के कारण उनको बुला के सदस्य बना देना, कि उनके अंदर कोई विशेष गुण है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल रखते हैं, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ऐसे ही सहकारिता के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में से 12 क्षेत्रों को चुना गया, जिसमें महारत हासिल रखने वालों को, विशेषज्ञता रखने वालों को इस सदन में मनोनीत कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, अब इनमें से 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, लेकिन इनका निर्वाचन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। जनता सीधे नहीं करती है, इनका अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है। पहले हमने किसी को वोट दे दिया और जिसको वोट दिया वो जाके हमारे लिए किसी नेता को चुन ले, ये हो गया अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा चुनना। हमने इसको चुना फर्स्ट को, और फर्स्ट जाके सेकंड को चुना। तो इसका क्या है, वोट वो जो चुनने का अधिकारी बना वो इसलिए बना क्योंकि मैंने उसको चुना था। भाई किसी को हमने नेता बनाया, ये हम है, हमने इसको नेता बनाया और हमने नेता बनाया इस कारण इसने इसको नेता बनाया। तो ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका तो हमारी भी है इसमें। तो यही होता है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनना। प्रत्यक्ष मतलब सामने जाके हमने इनको वोट दे दिया या हमने इनको वोट दे दिया, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ये प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया हमने, लेकिन जब हमने इनको वोट दिया, इन्होंने इनको वोट दे दिया, तो ये क्या है, इनमें भूमिका तो हमारी भी है। भाई चुना तो हमने भी है, लेकिन हमने सीधे वोट नहीं दिया, हमने अपना वोट इनके माध्यम से दिलाया। ठीक, ये एक चीज तरीका हो जाता है। फिर लोकसभा जो है, इनमें अधिकतम संख्या 500 है। और इसमें से 500 ठीक, वर्तमान में ये जो संख्या है, वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। ठीक, 545 सदस्य हैं जिनका चुनाव जनता करती है, जिनको सांसद कहा जाता है। ठीक, तो हमने देखा केंद्र में दो चीजें हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, निम्न सदन मतलब लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो निर्वाचित सांसद कहलाते हैं, उनका चुनाव जनता स्वयं करती है। इसके बाद दूसरे स्तर पर राज्यों के शासन को चलाने के लिए विधान परिषद होती है और विधानसभा होती है। संसद जो होती है, जो सांसद होते हैं, ये सांसद सभी जिस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के सांसद मिलकर अपने दल का मुखिया चुनते हैं और वो मुखिया प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है। यहाँ पर भी ऐसे होता है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, सर्वाधिक सदस्य जिसके होते हैं, वह सभी सदस्य मिलकर अपना मुखिया चुनते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है राज्य का। ठीक है, विधान परिषद और राज्यसभा ये दोनों अस्थायी सदन हैं। इनमें 2 वर्ष पर, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी उस क्षेत्र से निकल जाते हैं, और 1/3 फिर नए आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हर 6 वर्ष पर पूरी सभा जो होती है वो एक तरह से नई हो जाती है। ठीक, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 जाने के कारण ही कभी ऐसा नहीं होता है कि इसका ये पूरी तरह से भंग हो या इसके पूरे सदस्य, कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरे सदस्य एक साथ इसके यहाँ से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए।
इसीलिए विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो यही कि राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है और इनकी चुनाव में भाग लेने की आयु क्या होती है। तो आयु होती है न्यूनतम 30 वर्ष। यदि किसी ने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तभी वह राज्यसभा सदस्य के लिए योग्य होगा और विधान परिषद सदस्य के लिए। ठीक, विधानसभा व लोकसभा के लिए आयु जो है वो है 25 वर्ष। ठीक, तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं। इसके आगे जब आते हैं राज्य से नीचे तो जिला है। ठीक, जिले स्तर पर हम देखेंगे तो जिला पंचायत, ठीक, इनको निकाय भी कहते हैं। निकाय मतलब क्षेत्रीय स्तर पर, बहुत ही छोटे स्तर पर जो संस्थाएं हैं। जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और उसके बाद ग्राम पंचायत। ठीक, इसका जिला अध्यक्ष होता है और इसके सदस्य होते हैं जिनको जिला पंचायत सदस्य कहा जाता है। इसका जो होता है वो अध्यक्ष होता है ब्लॉक प्रमुख और इसके जो सहायक सदस्य होते हैं वो होते हैं बीडीसी। ठीक, इनको क्षेत्र पंचायत सदस्य कहा जाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है ग्राम प्रधान और इसके जो सदस्य होते हैं वो होते हैं पंच। ठीक, ऐसे शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका होती है। नगर पालिका का जो मुखिया होता है वो चेयरमैन या नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है और इसके जो सदस्य होते हैं वो सभासद कहलाते हैं। ठीक, सभासद होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और क्षेत्रीय यानी निकाय के लिए जिले स्तर पर अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि किसी भी चरण में, किसी भी स्तर पर कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित ना रह जाए। किसी भी क्षेत्र का कोई ऐसा मुद्दा ना हो जो शासन की नजर में ना आए। भाई ये जो बहुत छोटे स्तर से बारीकी से देखा जाए तो सबसे पहले गांव में ग्राम प्रधान व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करता है, फिर उन्हीं गांवों पर शासन करने का जो काम होता है, व्यवस्था देखने का जो काम होता है, ब्लॉक के सदस्य जो होते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी, फिर उस संपूर्ण व्यवस्था पर अगला जो सर्कल बनता है, अगला जो नियंत्रण, अगली व्यवस्था देखने वाले हैं वो ब्लॉक प्रमुख होते हैं। फिर इन ब्लॉक प्रमुखों को पूरे समाहित करके अगर देखा जाए तो जिला पंचायत सदस्य और जिला अध्यक्ष होते हैं। यानी जनता एक ही है, उसमें शासन पंच, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष, ये सब उसकी देखरेख, उसकी व्यवस्था के लिए है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर विधानसभा, इसके जो सदस्य होते हैं विधायक, ये भी इन्हीं की व्यवस्था देखते हैं। विधायक के बाद जो ये आगे होते हैं मंत्री, कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, फिर केंद्र सरकार में, लोकसभा में सांसद के बाद केंद्रीय मंत्री, ये सारे जो हैं वो सब एक ही जनता पर, एक ही शासन व्यवस्था पर, एक ही क्षेत्र पर शासन करते हैं, एक ही समुदाय पर शासन करते हैं, लेकिन अपने अलग अलग अधिकारों के साथ करते हैं। किसी के अधिकारों का दायरा ज्यादा है, किसी के अधिकारों का दायरा कम है, लेकिन फिर भी विडंबना यह है कि विकास नहीं हो पाता है। काफी क्षेत्र वंचित रह जाते हैं, काफी क्षेत्र जो है मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बेहतर व्यवस्था का दुर्भाग्य है या फिर इस व्यवस्था में आने वाले लोगों के द्वारा किए गए कार्यों की विडंबना है, उनके द्वारा किए गए लापरवाही पूर्ण निर्णय, लापरवाही पूर्ण देखरेख का कारण है, जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं नहीं संचालित हो पा रही। क्योंकि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है देश को संचालित करने की, उससे बेहतर व्यवस्था दूसरी नहीं हो सकती। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, फिर निकाय स्तर पर जिला पंचायत, जिला क्षेत्र पंचायत, फिर उसके बाद में ग्राम पंचायत, इन सभी चरणों और इन सबके शासन का उद्देश्य क्या है? किसी एक सीमित जनता। तो इतने बड़े फिल्टर के बाद कैसे विकास की व्यवस्थाएं बाधित रह जाती हैं, कैसे नहीं हो पाती हैं, एक चिंता का विषय है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत सरकार में
इस बात के लिए कोई गुंजाइश नहीं कि सारे अधिकार केंद्र में निहित कर दिए गए हैं, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, जिससे कोई क्षेत्र वंचित हो जा रहा है। इसमें बल्कि इसके विपरीत है, विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का बंटवारा कर दिया गया है, लोगों को भरपूर अधिकार दे दिए गए हैं विकास के लिए, लेकिन फिर भी विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं सुचारू रूप से। भारत सरकार ने सारे अधिकारों पर कुंडली मार के बैठना बेहतर नहीं समझा, बल्कि इसके बजाय इसकी अपेक्षा इसके विपरीत यह प्रयास किया कि ऐसे संविधान का निर्माण हो देश में जो सभी को अधिकार प्रदान करता हो और सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करने के मौके उपलब्ध कराता हो। विभिन्न स्तरों पर कोई भी ऐसा चरण ना हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र ना हो, कोई भी ऐसा स्तर ना हो विकास का जो ये सरकार की नजर में ना आए, इसलिए रह जाए। क्योंकि जब केंद्रीय सरकार होगी, एक सत्ता होगी, तो आवश्यक नहीं कि सबका विकास हो सके या सब पर समान दृष्टि डाली जा सके। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने या संवैधानिक व्यवस्था ने, संविधान निर्मात्री सभा ने इस व्यवस्था को दिया कि जो है राज्य स्तर पर, फिर क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर अनेक इकाइयां बना दी जाएं, जिससे पूरे देश का विकास संभव हो सके। विकास बड़े स्तर पर किया जाए, बड़े पैमाने पर, और कोई भी गांव, कोई भी जिला, कोई भी गली मोहल्ला वंचित ना रह जाए। प्रत्येक गली मोहल्ले में कोई ना कोई जनप्रतिनिधि होता है पूरे देश में। यदि वह वास्तव में अपने व्यवस्थाओं को संचालित करना चाहे तो बेहतर तरीके से संचालित कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक के राजनीति में या किसी दुराग्रह से वो अपनी व्यवस्थाओं को संचालित बेहतर तरीके से नहीं करता है। और ये सारी संवैधानिक व्यवस्था जो बहुत ही बेहतर व्यवस्था है, जिसका कोई तोड़ नहीं है पूरी विश्व में, वो विफल हो जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि अधिकारों के लिए सजग हुआ जाए और जो व्यवस्था है संचालित हो रही है उसको समझा जाए और उसके प्रति समर्पित होकर ईमानदारी से कार्य किया जाए। क्योंकि इस व्यवस्था को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार ने सत्ता पर जो है अधिकार नहीं आरोपित किया है, सत्ता पर कब्जा नहीं किया है, बल्कि सत्ता को विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्तरों पर बांट दिया गया है, अधिकारों को वितरण कर दिया गया है कि खुले मन से अपने अपने अधिकारों के प्रयोग करके देश की जनता का, देश के शासन व्यवस्था का, देश के जनजीवन को परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।